हेलो गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के विलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, फार्मूला और कंसेप्ट, यानी सूत्र और सभी कंसेप्ट जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा एक बार सभी लोग मां सरस्वती का स्मरण करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखें। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने क्या है, मतलब परिभाषा क्या है। मोल अंश, जिसे आप लोग कहते हो, कुछ लोग कहते हो इसका दूसरा नाम हो, जान लो भाई, मोल प्रभाज। ये मार्केट का दूसरा नाम है, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान देना सभी लोग परिभाषा की तरफ, हमारे तरफ मत ध्यान देना, बगल में पड़ोसी की तरफ मत ध्यान देना, परिभाषा की तरफ ध्यान देना। होता क्या है, मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयवों में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके सामने एक बॉटल है, ठीक है, इसमें हम डाल दिए पानी। तो ये पानी नीला क्यों दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई देता नहीं क्या, लड़कियों को कलर पता होगा, इसका कलर क्या है, पिंक। ध्यान देना सभी लोग, एक बार में समझ जाओगे। इसमें हमने क्या डाला, पिंक पानी डाला, और इसमें हरा, इसमें नीला कलर का कुछ इसमें अवयव डाल दिया, ठीक है। पानी का, पिंक का जो मोलों की संख्या कितना है, Na है, और ये हरे नीले कलर का जो अवयव है, इनके मोलों की संख्या कितना है, Nb है। तो क्या होगा, तो इसका मोल अंश क्या होगा, मोल अंश क्या होता है, ध्यान देना, किसी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या तथा किसी एक विलय के मोलों की संख्या का अनुपात को मोल अंश कहते हैं। जैसे आपके सामने इसका मोल अंश ज्ञात करना है, मान लो ए वाले का, पिंक वाले का मोल अंश ज्ञात करना है। पिंक कलर से हम XA लिखेंगे, और जो XA पिंक कलर का मोलों की संख्या कितना है, Na ऊपर रख देंगे, ठीक है, Na को ऊपर रखेंगे, और कुल मोलों की संख्या क्या होगा, Na प्लस Nb, कुल मोलों की संख्या नीचे रख देंगे, Na प्लस Nb हो जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक विशेष का मोलों की संख्या जो होती है, मोल प्रभाव जो होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अगर आपसे XB का मान पूछेगा तो क्या कहोगे, अगर मान लो नीले वाले XB का मान पूछेगा तो क्या कहोगे, आपको क्या करना है, इस XB को ऊपर रखना है, XB के NB को ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है, Na प्लस NB कर देना है। नीचे क्या करना है, Na प्लस NB कर देना है, यह आपको कर देना है। तो आपका XB की मोलों की संख्या आ जाए। बात समझ में आया है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, देखो ये XA और XB दोनों का मान जब जोड़ोगे तो 1 के बराबर होता है, XA प्लस XB ना, याद है कि नहीं याद है, बराबर 1 होता है। यह आपके इन दोनों के मोलों की संख्या का योग 1 होता है। तो मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयवों में उपस्थित कुल मोलों के संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश मोल प्रभाज कहते हैं। किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल सभी अवयवों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। हाँ, बात समझ में आई। अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, अभी भी मौका है, अभी से भी पढ़कर आप बोर्ड में 90+ फोड़ सकते हो। लेकिन आपको एक सही टीम, सही डेडिकेशन और सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी हो। मैं आप सभी लोगों को बता दूं हमारे शिखर 2.0 बैच के बारे में, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। काफी लोग जो है ना, अभी स्टार्ट क्लास इसमें चल भी नहीं रही है, जस्ट बैच लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है, आपको चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस देने जा रहे हैं हम लोग। तो जी कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, अभी से शुरू कर रहे हो, इसके लिए मेरी पूरी टीम है आप लोगों के सामने, अकेले मैं नहीं काम कर रहा हूं। और पूरे बोर्ड में जितने लोग पढ़ा रहे हैं, दावे के साथ कर रहा हूं, किसी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। और इतनी पूरी टीम सर क्या करेगी, क्लास लेगी, आपको याद करवाएगी, रटवाएगी। 2-2, 2.5 घंटे की एक क्लासेज, मतलब पर डे क्लासेज चलेगी, एक सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट, 10 घंटे 12 घंटे की क्लासेज होंगी। और आपको अगर मेरे साथ आपको पढ़ना है तो बस मोबाइल में डेटा पैक करवाइए। एक छोटी सी फीस आपको शिखर 2.0 बैच का है, जिसमें इतने लोग पढ़ा रहे हैं, आपको इतना आपको मतलब पढ़ना होगा। आपको 10 से 12 घंटा आपको मेरे साथ बैठना होगा,
4 से 5 घंटा आपको अपने आप सेल्फ स्टडी करनी होगी, क्योंकि वो जरूरी है। अगर आपने कर लिया तो मैं कहता हूं इस बैच में जो भी चीजें दी जा रही इससे आपका 90+ आ जाएगा। लेकिन भाई दिन रात एक करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट होता है ऑनलाइन, वो में होगा, और स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल में सर क्या होगा? बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस थियरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कराया जाएगा, जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल का पेपर, ये सब चीजें आपको इसमें करवाई जाएंगी। कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आप अभी तक नहीं कुछ पढ़े हो, हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो, कहीं ऑफलाइन जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, टाइम बर्बाद ना करो, शुरुआत करो आज से एक नई जंग। देखो भाई, एक छोटी सी फीस ले रहे हैं, क्योंकि इतने लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग 2-2 लोगों को बैठा बैठा के 1500 अरे 55,000 6,000 फीस ले रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी फीस में आपको सभी सब्जेक्ट, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, कोई भी हेल्प है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है? मोललता। क्या होता है मोललता? ध्यान देना, किसी विलयन के मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और जो मोललता होता है ना, मोललता को स्मॉल एम से क्या करते हैं? से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है, मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है? मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है, मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक, विलायक का एक विलायक का भार या द्रव्यमान लिख सकते हो, द्रव्यमान, वो भी किसमें? किलोग्राम में। यह आपका मोललता के बराबर होता है। अच्छा जी, मोललता से संबंधित 2 फार्मूला मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला फार्मूला क्या बताता? स्मॉल एम मोललता इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ये फार्मूला कब यूज किया जा रहा था? जब इस कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू ग्राम में दिया था। इसके अलावा दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, है ना, इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू। नहीं, 1000 नहीं था, यहाँ पे 1000 नहीं था, है ना, यहाँ पे केवल अकेले डब्ल्यू था। ये तब यूज हो रहा था जब यह किलोग्राम में वैल्यू दिया था। ये 2 फार्मूला मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या है सर? स्मॉल डब्ल्यू जो है ना, आपके घर के पड़ोसी का जो विलेय का है ना, उस विलेय का भार है, विलेय का भार है। ठीक है सर जी, स्मॉल एम क्या है? जो विलेय होता है उसका क्या? विलेय का अणुभार है, अणुभार है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जो है विलायक का भार है, विलायक का भार है। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग परिभाषा। मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता कैपिटल यम इज इक्वल टू क्या होता है? विलेय के मोल। क्या? किसके मोल? विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। किसका? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन, आयतन, विलयन का आयतन। और जो आयतन होता है ना, उसको लीटर में नापते हैं। किसमें? लीटर में नापते हैं। तो मोललता में क्या होता है? विलेय के मोल अपान विलायक का द्रव्यमान होता है, लेकिन यहाँ पे विलेय का मोल अपान विलयन का आयतन होता है। अब मोललता, ये मोललता का फार्मूला होता है ना, है ना। मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, क्या हमने बता रखा है कि स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, है ना,
स्मॉल w अपान स्मॉल m और नीचे कैपिटल V, है ना। अगर ये ml में दिया है तो यहाँ पे 1000 का गुणा होता था, है ना। विलयन का आयतन ml में दिया था तो 1000 का गुणा होता था। अगर विलयन का आयतन ml में नहीं दिया है ना, लीटर में दिया है तो किसी का गुणा नहीं करेंगे। स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल V, यह आपका डायरेक्ट हो जाएगा, किसी का गुणा नहीं करेंगे अगर ml में नहीं दिया है तो, ये लीटर में दिया है तो। ठीक है, बात समझ में आई क्या सभी को? बोलो, बात समझ में आई क्या? मोलरता की पूरे कंसेप्ट समझ में आया? चलो अगला चलते हैं हम लोग। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, एक एक चीज, पूरा एक एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, पूरा स्लाइड बना के लेकर आए, परिभाषा लिखा हुआ है, पूरा समझा समझा के एक एक चीज। अगर इसमें से आपने पूरा पढ़ लिया ना, कोई भी चीज आपके एग्जाम में ऐसी नहीं कि जो आप नहीं कर पाओगे। चलो पढ़ते हैं। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? जब कोई द्रव अवाष्पशील विलेय पदार्थ में मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, जिसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो बाबू, देखो 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 देखो, इधर देखो, कहानी की ट्विस्ट ले रही है। यहाँ पे कोई हम एक द्रव रखा हूं, क्या रखा हूं? इसमें द्रव रखा हूं, ये पानी है आपके सामने, ये पानी है, ठीक है। इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने मिला दिया, तो पहला इसका क्वथनांक अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, मान लो पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, है ना, तो अब ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां से डाल दिया अवाष्पशील विलेय पदार्थ। होता है ना भाई, मैं कहानी बताता हूं क्या होता है ना। क्लास में बैठे रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, कहानी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बदमाशी नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं मैं। क्लास में बैठे रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, बगल में कोई लड़की आके बैठ जाए तो टीचर के एक बार में समझाने से समझ में आ जाता है, उसके बैठने के बाद क्या होता है? 2 बार 3 बार समझाना होता है। उसी तरीके से यह विलयन पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था, अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया हमने, 110 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगा, इसका क्वथनांक में वृद्धि हो गया। इसके क्वथनांक में क्या हुआ? वृद्धि हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है? केबी इंटू स्मॉल यम, स्मॉल यम ये होता है, केबी इंटू स्मॉल यम, ये फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। जहां पे आपका केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है केबी। केबी क्या है? केबी आपका क्या है? केबी क्या है? केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्मॉल यम को क्या कहते हैं? मोललता। किसकी मोललता? विलयन की मोललता। और स्मॉल यम इज इक्वल टू, हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000 होता। तो जी कहाँ पढ़ा हमने? यहाँ पे पढ़ा यार, यहीं पे तो पढ़ा है, ग्राम में जब मात्रा होता। ये स्मॉल डब्लू का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, एक नया फार्मूला बनेगा, केबी, है ना, यम का वैल्यू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू, ये एक नया फार्मूला बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नया फार्मूला बन जाएगा। इसमें आपका केबी का वैल्यू पूछ सकता है, टीबी का वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू बन सकता है। इतना आसानी से आपने ये फार्मूला डिस्कस कर लिया, और इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। स्मॉल डब्लू क्या है? यहाँ पे स्मॉल डब्लू विलेय का ग्राम में भार है, क्या स्मॉल एम क्या है? विलेय का अणु भार है। कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का ग्राम में भार है ना। केबी क्या? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, हिमांक में अवनमन। सीधी सी बात है भाई साहब, पहले इसका हिमांक, पहले इसका एक पानी है, पहले ध्यान देना भाई, कहानी ध्यान देना, इस पानी का पहले हिमांक क्या था? हिमांक क्या था पहले? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, या आप समझ लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड था ना। कितना था पहले हिमांक इसका? 1 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन जब इस पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला था, तब इसका हिमांक जो है ना घट जाता है, घट के 0 हो जाता है।
है ना, 0 हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता और कम हो जाता है। अरे भाई इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। गांव में पहले शादी होती थी, अब तो शादी होती अभी भी होती है ना। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे लड़के तो कहाँ से शादी होगी ना, बात ये होती है। खैर मैं पॉइंट पाता हूँ, गांव में पहले शादी होती थी तो ठंडा आता था, पेप्सी, कोको कोला, है ना, मिरिंडा स्प्राइट, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है ना, आता था कि नहीं आता था। लेकिन जब उसे ठंडा किया जाता तो क्या किया जाता था, याद है आपको? उसे किसी बर्फ में रखा जाता था, अब बर्फ के ऊपर नमक डालते थे ना बर्फ के ऊपर नमक, ताकि वो धीरे धीरे गले, धीरे धीरे गले। बर्फ के ऊपर नमक डालते थे, है ना। क्यों डालते थे नमक? क्योंकि उसका हिमांक में कमी हो जाए, यानी वो लंबे समय तक ठंडा रहे, है ना। हिमांक में कमी हो जाए और वो लंबे समय तक ठंडा रहे। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कुछ कमी हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक में अवनमन। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कुछ कमी हो जाती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। और हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? केएफ इंटू यम हो जाता है। यहाँ पे जो केएफ है ना, यहाँ पे जो केएफ है, ये केएफ है क्या? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और यम जो है इसे कहते हैं मोललता। यम को क्या कहते हैं? मोललता। यानी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला ये भी लिख देते हैं, केएफ इंटू मोललता का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। मोललता क्या होता है? स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ये मोललता का फार्मूला होता है। ये फार्मूला मोललता का बन जाएगा, है ना। ये भी फार्मूला याद रखना। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है ना। स्मॉल एम क्या है? अणु भार है। स्मॉल एम क्या है? अणु भार है। क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं? स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलयन की, सॉरी, स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल एम क्या? विलेय का अणु भार है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ये पूरी कहानी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, हेरनी का नियम पढ़ते हैं। अच्छा, हेरनी का नियम क्या होता है? नियत ताप पर किसी गैस में, है ना, किसी गैस में द्रव नहीं, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की का जो मोल अंश जो होता है, मोल अंश जो होता है या विलेयता जो होता है, उसके दाब के समानुपाती होता है। मोल अंश जो होता है उसके दाब के समानुपाती होता है ना, उसके दाब के समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान देना जो है ना, गैस में जो नियत ताप पर किसी द्रव में, किसमें भाई? किसी द्रव में गैस के मोल अंश जो होता है उसके दाब के समानुपाती होता है। गैस का जो मोल अंश होता है उसके दाब के समानुपाती होता है। किसके दाब के समानुपाती? गैस का जो मोल अंश होता है उसके दाब के समानुपाती। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ये है डब्बा, ठीक है ना। इसमें आपको सोख्ता भरने के लिए कह देते हैं, तो पहले सोख्ता रुई 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 भर रहे हो, तनके में रुई पूरा भर जाएगा ना। लेकिन अगर मैं कहूंगा इसमें ज्यादा रुई भरो, तो क्या कहोगे आप? दबाओगे ऊपर से, ऊपर से आप दबाओगे ना, हाथ रख के ऐसे मुट्ठी लेके खूब दबाओगे, ठुस ठुस के भरोगे। लड़कियां जैसे ठुस ठुस के खाती है ना, तो ठुस ठुस के भरोगे। हमें ठुस ठुस के भरने के लिए कहा। तो उसी तरीके से जितना ठुसोगे उतना ज्यादा गैस आएगा, जितना ठुसोगे उतना ज्यादा गैस आएगा। बात सही कि नहीं सही है? तो वही कह रहा है, नियत ताप पे किसी द्रव में गैस का जो विलेयता होता है उसके मोल अंश जो होता है दाब के समानुपाती होता है। यानी, है ना, इसमें जो पी दाब है ये प्रोपोर्शनल होता है मोल अंश एक्स के। यहाँ पे हम लोग पी जो है इज इक्वल टू के एच नाम का हेरनी स्थिरांक लेंगे। के एच एक्स ये आपका हेरनी स्थिरांक हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बताओ, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बताओ, बात समझ में आई क्या? हम्म बात समझ में आई क्या? बताओ ना। ये हेरनी का नियम होता है। नियत ताप पे द्रव में गैस का जो मोल अंश होता है उसके दाब के समानुपाती हो। अगला देखो यहाँ पे राउल्ट का नियम। नियत ताप पर किसी अवाष्पशील द्रव में विलयन में उसके प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात समझे क्या?
बात समझे क्या? तो होता क्या, देखो देखो राउल्ट के दो नियम बताया था, जिसमें पहला नियम ये मैं बता रहा हूं, दूसरा नियम वो बता रहे हैं। ये पहला नियम जो होता है ना, जब द्रव में द्रव को मिलाया जाता है उसका नियम होता है। जैसे पानी में पानी को मिला दिया आप, अरे सर पानी में पानी कहाँ मिलाया जाता है? अरे दारू पीते हैं ना आपके गाँव के लोग, है ना? दारू क्या होता है? पानी होता है, द्रव होता है, और सिर्फ जल में मिला के, सर जी जल में थोड़ी मिलाते हैं, हम तो नीट पी जाते हैं, लड़कियां कहती है नीट नहीं पिया जाता, तब नंगी दारू, ऐसा नहीं पिया जाता है ना। आपको पानी में यानी द्रव में द्रव मिलाते हो, 3 एक का मसाला बनाते हो, 2 एक का पैक बनाते हो, माल पैक, तब पीते हो ना, तब ये राउल्ट का नियम लगता है। इसके अनुसार क्या होता है? नियत तापक्रम पर, कब? नियत तापक्रम पर, नियत तापक्रम पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे आपके सामने नियत ताप वाष्पशील, तो क्या है यहाँ पे ध्यान देना ना, क्या होता है? प्रत्येक वाष्पशील द्रव में, यहाँ पे कोई वाष्पशील द्रव है, इसमें दो चीज मिलाए गए ना, एक यह है एक यह है। इसमें इसके कहने का मतलब यह है कि इसका जो वाष्प दाब होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा, ये क्या होगा? पी, मान लो ये ए है, ये बी है, तो पी ए का जो वाष्प दाब होगा ये समानुपाती होगा किसके? इसमें जो जिसमें आंशिक द्राव यक्स ए मिलाया गया है, यक्स ए के समानुपाती। इसी तरह से बी में जो मिलाया गया है पीबी जो होगा ये समानुपाती होगा एक्स बी के समान, एक्स बी के समान, मतलब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है या मोल अंश के समानुपाती होता है, एक्स ए एक्स बी के समानुपाती। देखो इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, इस प्रपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक का यूज करते हैं। वह नियतांक कौन सा होता है? ध्यान देना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाता है। ये आपका एक नियतांक यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, एक नियतांक यूज किया जाता है ना, नियतांक यूज किया जाता है। बात समझ में आया? ये आपका राउल्ट का नियम है, जब कोई द्रव में द्रव को मिलाया जाता तब के लिए। बात करें दूसरे नियम की, दूसरा नियम क्या? नियत तापक्रम पर किसी विलयन में वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन उसके अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अवाष्पशील जो विलय मिलाया गया उसके मोल प्रभाज के समानुपाती। इसके कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ा होगा। इसमें क्या होता था? जब कोई विलयन होता था उस विलयन में हम लोग क्या करते थे? कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते थे बाहर से। जब अवाष्पशील विलय पदार्थ बाहर से मिलाते थे तो इस विलयन का जो क्वथनांक है, विलयन का जो क्वथनांक है वह कम हो जाता था। सॉरी, इस विलयन का वाष्प दाब में कम हो जाता था, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता था। मान लो पहले इसका वाष्प दाब पी नॉट था, ये क्या था? शुद्ध वाष्प दाब था। अब पीएस हो जाता है, मतलब विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो इस विलयन के में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता था? पी नॉट माइनस पीएस, यह अवनमन हो जाता था। प्रारंभिक वाष्प दाब पी नॉट से भाग दे देते थे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हो जाता था। ये प्रोपोर्शनल होता था विलय के मोल अंश के, यानी विलय सॉरी ये बराबर होता था विलय के मोल अंश। यहाँ पे विलय के मोल अंश मतलब एक्स ए के बराबर होता। ये राउल्ट का दूसरा वाला नियम है। क्यों बाबू? ये आपको मैंने पढ़ा था कि नहीं? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोगों के साथ डिस्कस। आदर्श विलयन क्या होता है? वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहा जाए। यानी इसमें जो राउल्ट का नियम था उसका वो पालन करता है, तो इसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। जबकि अनादर्श विलयन क्या होता है? जो आदर्श राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं? किसी भी विलयन का वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित है अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब में, जैसे क्या? वाष्प दाब में अपेक्षित
अवनमन हिमांक में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन, है ना, पराशर था। ये आप सभी लोगों के लिए ये आप सभी लोगों के लिए 4 नियम हो जाते हैं। किसी विलयन का अणुसंख गुणधर्म वह है जिसका मान क्या होता है, अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। अगर अणुओं की संख्या को बढ़ाएंगे तो अणुसंख गुणधर्म इन सभी का मान बढ़ेगा या घटेगा, मतलब अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है ना। वह क्या अणुसंख गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, पराशर दाब, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्थिर क्वांति विलयन क्या होता है। देखो स्थिर क्वांति विलयन क्या होता है, बात कर लेते हैं। स्थिर क्वांति विलयन क्या होता है, बताओ, किसी को आ रहा है? स्थिर क्वांति विलयन क्या होता है? किसी को आ रहा है? बताओ, सामने लिखा हुआ है तब पर भी आप लोग बता नहीं पाते हो। देखो, ऐसा मिश्रण जो अवयवी के संगठन प्रभावी विलय के एक ही ताप पर आश्रित हो उसे स्थिर क्वांति विलयन कहा जाता है। हिंदी भाषा में देखो, आपके सामने 2 विलयन, एक विलयन यह है, एक विलयन यह है। मान लो इसमें आप रखे हो क्या, तेल, वो भी कड़ुआ तेल, ठीक है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये रखे हो। और इसमें क्या रखे हो, इसमें भी तेल रखे हो, इसमें पानी रखे हो, पानी, है ना। ये तेल आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक हो रहा है, इसका मतलब उबल रहा है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है। अगर मान लो इन दोनों को मिला दिया मैंने, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया मैंने, एक नया विलयन बना दिया, मिलाकर एक नया विलयन बना दिया। तो इस विलयन में तेल और पानी दोनों है, तेल और पानी दोनों है। तो इस विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, इस विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, बताओ, इस विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा, है ना। इस विलयन का क्वथनांक स्थिर हो जाता है, मतलब इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़, मतलब ये दोनों जुड़ नहीं जाता, इन दोनों का 95 हो जाना। मैं ऐसा होता नहीं, मैं 95 बता दे रहा हूँ, ठीक, 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इस तरह से इसका स्थिर क्वांति विलयन, ठीक है ना। मिलाने के बाद दोनों का क्वथनांक जो है घट बढ़ जाता है। इसका कितना बढ़ गया, 90 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड घट, है ना। इसे कहते हैं स्थिर क्वांति विलयन, ठीक है, बात समझ में आया, है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोललता, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी यहां पर आपको के बी की परिभाषा पूछ रहा है। आपने जानते हो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू यम होता है, के बी इंटू यम होता है। तो ध्यान देना, अगर यम का मान 1 रख दिया जाए, यानी 1 मोलल रख दिया जाए, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू के बी के बराबर हो, डेल्टा टीबी का वैल्यू के बी के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होता है बताओ ना, परिभाषा क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ, परिभाषा क्या लिखोगे, बताओ 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 बताओ। किसी किसी विलयन का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, एक मोलल यहाँ पर एक मोलल सांद्रण वाले विलयन का हिमांक में अवनमन को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। लिख सकते हो, एक मोलल विलयन के हिमांक, एक मोलल विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में, सॉरी, क्वथनांक में उन्नयन, अंक में उन्नयन जो होता, उन्नयन को, क्वथनांक में उन्नयन को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है उसे मोलल उन्नयन, यानी एक मोलल विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी भी होगा वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। अब देखो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, सेम परिभाषा इसको भी लिखते, तो इतना बड़ा परिभाषा याद करने के चक्कर मत पड़ो। टी एफ का वैल्यू डेल्टा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या जानते हो, टी एफ इंटू यम जानते हो। अगर यम का मान 1 कर दिया जाए, एक मोलल कर दिया जाए, एक मोलल कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा उस विलयन में, उस विलयन के हिमांक में अवनमन जिसमें क्या एक मोलल सांद्र घुराव, या लिख सकते हो एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन, अवनमन को, एक मोलल विलयन की हिमांक में अवनमन को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक का, स्थिरांक का, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक मोलल मतलब एक मोलल विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। विसरण क्या होता है बताओ, विसरण क्या होता है, देखो विसरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, अणु या आयन, देखो परासरण और विसरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, ध्यान देना। परासरण की प्रक्रिया में देखो बीच में होता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली, बीच में क्या होता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये जाली नुमा जो झिल्ली है इसको कहते हैं अर्धपारगम्य, ये आपका अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो परासरण की क्रिया में विलायक, विलायक, विलायक के अणु जो होते हैं, अणु कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इसमें इस विसरण की सॉरी परासरण की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परासरण, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। सर विसरण में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होते हैं, विसरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के अणु आयन आपस में स्वतंत्र रूप से मिलते हैं और किसी अर्धपारगम झिल्ली, अरे ये क्या परिभाषा कुछ गड़बड़ लिखा, इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, परासरण दाब। देखो यहां मैंने परासरण की प्रक्रिया बताया, यहां पे परासरण दाब क्या है, देखो ध्यान फिर से समझो, ये आपका अर्धपारगम झिल्ली है, इसमें जो विलायक के अणु जो है, विलायक के अणु क्योंकि कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं, किधर अधिक सांद्रता की ओर, सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की जो अणु जा रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा दाब, इधर से एक दाब डालें, इधर ऐसे दाब, ये दाब डाल दें ताकि ये अणु आ नहीं पाए दाब, तो वह दाब जिसके द्वारा जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के जो अणु जा रहे हैं उस दाब को डालने के बाद ये अणु का जो गमन रुक जाए उसे कहते हैं परासरण दाब। वह दाब जिसमें शुद्ध विलायक के कम से कम वाष्प दाब लगाकर हम परासरण दाब, वाष्प दाब के बराबर हो जाए ताकि अधिक सांद्रता से मतलब न जाए, आपको मैंने समझा दिया, उसे क्या कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। वह दाब जो कि परासरण क्रिया को रोक दे, ये भी कह सकते हैं, यानी जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये अणु जा रहे हैं, इधर से मैंने दाब डाल दिया, ये अणु नहीं जा पाए, रुक जाए, परासरण क्रिया ना हो, उसे परासरण, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब P इज इक्वल टू होता है CRT, ये फार्मूला भी याद रखना सभी लोग। परासरण दाब P इज इक्वल टू क्या होता है CRT, ये परिभाषा, ये फार्मूला भी याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट को है व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। देखो आप लोग पानी पीते होगे ना, आरओ का पानी, ये आरओ जो है ना इस प्रतिलोम परासरण की
सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एकदम पराशर की क्रिया का जस्ट उल्टा काम होता है। इसमें जो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के अणु जो होते हैं, यह क्या करते हैं, अधिक सांद्रता से, इधर आपका अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं ना, है ना, गति कराया जाता है एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, जिससे हम लोग पानी को साफ करते हैं, है ना। मतलब कई सारी चीजों में यूज किया जाता है। ये प्रतिलोम पराशर जो है, ये प्रतिलोम पराशर क्या है, कई सारे जगहों पे यूज किया जाता है। इसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें क्या था, पराशर क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु आते हैं। एकदम पराशर क्रिया के उल्टा होता है, जिसे हम लोग व्युत्क्रम पराशर या प्रतिलोम पराशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या आइसोटोनिक विलयन या समपराशरी विलयन। देखो, ऐसा विलयन जिसका समान ताप पर पराशर दाब समान हो, ऐसा विलयन क्या हो, ऐसा विलयन जिसका समान ताप पर क्या हो, पराशर दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसके समान ताप पर पराशर दाब समान हो, यानी यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे π1 इज इक्वल टू π2 होता है ना, ये समपराशर कहलाता है। मतलब CRT C1 RT इज इक्वल टू C2 RT, ये होता है। पराशर दाब की प्रक्रिया में ये R और T कट जाएंगे तो C1 इज इक्वल टू C2, मतलब समपराशरी विलयन का आइसोटोनिक विलयन, जो इंग्लिश में आइसोटोनिक बोला जाता है, विलयन का सांद्रता समान हो, इस समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है, ऐसा विलयन जिसका समान ताप पे पराशर दाब समान हो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। अति पराशरी या हाइपरटोनिक विलयन, देखो यहां पे ध्यान दो सब, देखो इसमें दो लोग हैं ना, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो विलयन है आपके सामने, यहाँ पे दो विलयन है, एक विलयन यह है, विलयन, ठीक है ना। इसमें आपका पानी भरा हुआ है, में भी आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। देखो भाई, इसका जो पराशर दाब 10 है, इसका पराशर दाब 20 है। तो देखो होता क्या है ना, जिसका पराशर दाब कम होता है उसे क्या कहते हैं, अल्प पराशरी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अल्प पराशरी विलयन का। और जिसका पराशर दाब अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन कहते हैं, यानी हाइपरटोनिक विलयन कहा जाता है। यानी दो भिन्न भिन्न पराशर दाब वाले विलयनों में वह पराशर दाब जिसका उच्च होता है, जिसका अधिक होता है, जिसका 20 है, उसे क्या कहते हैं, अति पराशरी या हाइपरटोनिक विलयन कहेंगे। जिसका कम है उसे अल्प पराशरी या क्या कहते हैं, अल्प पराशरी कहते हैं ना, विलयन क्या कहते हैं उसे, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं, दो बार हो गया है, चलो ठीक है। ये रहा आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं और विवाहें, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ मैं देखूंगा, एप्लीकेशन पे दे दूंगा, मैं जब दे दूंगा तो आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप आप सभी लोग, और ये क्लास सभी लोग जरूर देखना। इसमें मैंने पूरा परिभाषाएं, पूरा नियम आपको मैंने पूरा दोहरा दिया, कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, ये जो है, आप अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो इस बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 से आपको क्लासेस मिलने वाली है, चैप्टर 1 से आपको पढ़ाया जाने वाला, ठीक है ना। और ये पूरी टीम है जो कि आपकी तैयारी कराएगी अंतिम समय में, अंतिम आपका इस बैच की स्टार्ट करने में, क्योंकि अकेले तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता, सभी लोग मेहनत करेंगे तभी कंप्लीट होगा इस बैच का सिलेबस। ठीक है, चलिए मिलते हैं
हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय माता सरस्वती।